My name is Nabiha and I'm doing MS Clinical Psychology and working in Psychic Learners Academy by Bia Baloch as a lecturer. Um, and today was the topic was basically hearing and the structure of ear. तो हम बात कर रहे थे बेसिकली ऑडिटरी साइंस की. ऑडिटरी साइंस के बाद हमने बात की कि साउंड जो है हम किस किस तरह से परसीव करते हैं. इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड साउंड्स होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैसियस मैटर की फॉर्म में होती हैं. और पार्शियल या टोटल इनएबिलिटी टू हेयर जो होती है वो हेयरिंग लॉस कहलाती है. ह्यूमंस या अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो हेयरिंग को किस फॉर्म में परसीव करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटरी सिस्टम, जिनको मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं और वाइब्रेशंस भी कहते हैं. ये ईयर से डिटेक्ट होती हैं, ट्रांसड्यूस्ड होती हैं नर्व इम्पल्सेस की तरफ, और नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म जो है वो फिर आगे ने परसीव कराती है ब्रेन की तरफ. और ब्रेन का कौन सा पार्ट इनको परसीव करता है? टेम्पोरल लोब. और जो हेयरिंग और टच परसेप्शंस होती हैं उनको हम मैकेनो सेंसेशंस भी बोलते हैं. इसके बाद आ जाता है ऑडियोलॉजिस्ट. ऑडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये वो एक्सपर्टाइज होते हैं जो कि प्रिवेंट करवाते हैं, डायग्नोज करते हैं, ट्रीट करते हैं हेयरिंग को और बैलेंस डिसऑर्डर्स को जो कि एज के साथ साथ लोगों में आ रहा होता है. इसमें हेयरिंग लॉस आ सकती है, कुछ हेयरिंग एड्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं. डिजीनेस इम्बैलेंस प्रॉब्लम्स उनको इवेलुएट करना, उनको ट्रीट करना, हेयरिंग स्क्रीनिंग, उसकी टेस्टिंग, नॉइज़ एंड हेयरिंग लॉस प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस देते हैं, टेनाइटिस से रिलेटेड कंडीशंस को समझाते हैं. और ऑडियोलॉजिस्ट कहाँ पे हमें मुयसर होते हैं, कहाँ पे बैठ सकते हैं? प्राइवेट प्रैक्टिसेस में, फिजिशियंस ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में. फ्रीक्वेंसी रेंज की अब हम बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी रेंज क्या मतलब? ये कि फ्रीक्वेंसीज जो कैपेबल होती हैं, जो कि एक ह्यूमन ईयर हेयर कर सकता है, उसको हम ऑडियो या फिर सोनिक बोलते हैं. इसकी रेंज जो है वो टिपिकली बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स होती है. और वो फ्रीक्वेंसीज जो कि हायर होंगी, ऑडियो से ज़्यादा होंगी, वो कहलाएंगी अल्ट्रासोनिक. और वो फ्रीक्वेंसीज जो बिलो ऑडियो होंगी वो कहलाएंगी हमारे पास इंफ्रासोनिक. जो डॉग्स हैं, बैट्स हैं, वो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं. जबकि जो स्नेक्स, जिराफ्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स, ये कौन से यूज़ करेंगे? ये इंफ्रासोनिक साउंड फ्रिक्वेंसीज रेंज को यूज़ करते हैं. फिर इसकी मैनेजमेंट किस तरह होती है हेयरिंग लॉस की? इसकी मैनेजमेंट इस तरह होती है लाइक कोई ऑडियो प्रोस्थेटिक डिवाइसेस दी जाती हैं उन्हें, हेयरिंग एड्स, कोक्लियर इम्प्लांट भी किया जाता है. और क्लिनिकल सेटिंग में इसकी मैनेजमेंट कौन ऑफर करते हैं? ऑटोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट. फिर इसका हेल्थ के साथ क्या कंसर्न है? हेल्थ के साथ इसका ये कंसर्न है हेयरिंग लॉस का कि अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया के जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें हेयरिंग लॉस हो सके. हेयरिंग लॉस के आगे 3 टाइप्स हैं. 3 टाइप्स होती हैं. कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, और मिक्स टाइप्स होती हैं. जो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की होती है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है. और उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? हेयरिंग लॉस की हेरिडिटरी हो सकते हैं, कंजेनिटल कंडीशंस हो सकती हैं, या किसी किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है. इसके बाद मैं आपको कुछ कॉमन नॉइज़ेस की जो डेसिबल्स में है ना रेंज, वो बताऊंगी. जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ईपीए जिसको हम बोलते हैं, वो उसने कुछ सेफ़ नॉइज़ लेवल बताया है जो कि 70 डेसिबल्स है. ठीक है, जितनी ज़्यादा नॉइज़ होगी उतना ही कम टाइम लगेगा कि वो आपकी हेयरिंग को परमानेंटली डैमेज करेगा. तो डेसिबल्स में मैं आपको सेफ़ रेंज बताती हूँ और रिस्क रेंज बताती हूँ. विस्पर की जो डेसिबल्स में रेंज है वो 30 है, रेफ्रिजरेटर की सेफ रेंज 40 है, नॉर्मल कन्वर्सेशन की 60 है, 60 डेसिबल्स, और डिश वॉशर की 75 डेसिबल्स. इसी तरह रिस्क रेंज की जो डेसिबल्स में रेंज है वो हैवी सिटी ट्रैफिक, जो स्कूल कैफेटेरिया, वो 85 डेसिबल्स है, मोटरसाइकिल 95 डेसिबल्स, स्नो मोबाइल 100 डेसिबल्स, चेन सो 110 डेसिबल्स, sand blasting 115 decibels, ambulance siren and thunder 120 decibels, firecracker firearms 140 to 165 decibels.
अब हेयरिंग लॉस के कुछ रिस्क फैक्टर्स हम देख लेते हैं, लाइक एजिंग, लाउड नॉइज, हेरिडिटरी, ऑक्यूपेशनल नॉइजेज, रिक्रिएशनल नॉइजेज, सब मेडिकेशंस भी इसको जो है वो, या कुछ इलनेसेस लाइक हाई फीवर, मेनिंजाइटिस, या अगर आपका कोक्लियर डैमेज हो जाता है तो वो भी इसको प्रोवोक कर सकता है, या किसी किस्म का ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, या आपका इनर ईयर डैमेज हो जाता है, या आपका ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, लाइक आपकी टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसकी परफोरेशन हो जाती है, वो भी हेयरिंग लॉस उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ 6 बेसिक स्टेप्स जो आप माइंड में रख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप उनको किस तरह से याद रख सकते हैं, कि वो आपको हेल्प करेंगे सुनने के लिए। साउंड ट्रांसफ़र करेगी आपके ईयर कैनाल की तरफ, ईयर कैनाल से वो, ईयर कैनाल बेसिकली जब ट्रांसफ़र होगी साउंड, तो वहाँ से ईयर ड्रम को वो कॉज करेगी मूव करने के लिए। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा वो डिफरेंट साउंड्स को वाइब्रेशन में लेकर आएगा, तो ये साउंड वाइब्रेशंस मूव करवाएंगी अल्टीमेटली ऑसिकल से कोक्लिया की तरफ। फिर साउंड वाइब्रेशन जो है फ्लूइड को मूव करवाएंगी जो कि कोक्लिया में प्रेजेंट है, वो ओशन वेव्स की तरह ट्रैवल करेगा। फिर जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है जो कि हेयर सेल्स को मूव करवा रही है इन रिटर्न, तो ऑडिटरी नर्व जो है वो फिर न्यूरल सिग्नल्स को पिकअप करेंगी जो कि हेयर सेल्स ने क्रिएट किए होंगे। तो हेयर सेल्स जो हैं एक एंड पे कोक्लिया की वो ट्रांसफ़र करेंगे लो पिच साउंड इन्फॉर्मेशन, और हेयर सेल्स जो एक ऑपोजिट एंड पे होंगे वो ट्रांसफ़र करेंगे हाई पिच साउंड इन्फॉर्मेशन को। फिर जो ऑडिटरी नर्व्स होंगी वो मूव करेंगी सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ, जहाँ पर वो ट्रांसलेट होंगी किसी रिकॉग्नाइजेबल या मीनिंगफुल साउंड में। इसको हम बोलेंगे हेयर। अब हम देख लेते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। 3 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। हर सेक्शन में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक डिस्टिंक्ट रोल प्ले करते हैं उन साउंड वेव्स के प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए किसी सिग्नल में, और वो सिग्नल्स फिर ट्रांसफ़र होते हैं ब्रेन की तरफ। सबसे पहले आ जाता है आउटर ईयर। आउटर ईयर जो एक विजिबल पार्ट होता है, ठीक है, बाकी जो इनर ईयर और मिडल ईयर होते हैं वो हमारे विजिबल पार्ट्स नहीं होते, वो थ्रू आई हम सी नहीं कर सकते। तो विजिबल पार्ट ऑफ ईयर जो हमारा फर्स्ट पोर्शन आ जाता है वो कहलाता है पिना, और 2 पोर्शन है आउटर ईयर की, एक पिना है और एक ईयर कैनाल है। एक कप शेप पिना होता है जो गैदर करता है, इकट्ठी करता है साउंड वेव्स को हमारे इन्वायरमेंट में से, सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उनको ईयर कैनाल की तरफ डायरेक्शन दे देता है। फिर आ जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर जो है बेसिकली एक एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसमें 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरप। ये बोन्स जो हैं सेपरेट करती हैं आउटर ईयर को बाय ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वहाँ पे साउंड वेव्स जाके जो है स्ट्रक करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। और मिडल ईयर जो है वो कनेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है, आपके बैक ऑफ द नोज़ के साथ और आपके थ्रोट के अपर पार्ट के साथ ही कनेक्ट होता है एक नैरो चैनल के थ्रू, जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टाशियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये ट्यूब ओपन या क्लोज होती है थ्रोट एंड पे, जहाँ पे वो प्रेशर को इक्वलाइज करती है मिडल ईयर में, ठीक है। और जब इक्वल प्रेशर पड़ता है ईयर ड्रम की बोथ साइड्स पे, तो ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि फिर जो है नॉर्मल वाइब्रेशन हो सके ईयर ड्रम की। फिर मिडल ईयर में कुछ बोन्स होती हैं, 3 बोन्स, हैमर, एनविल, स्टिरप। हैमर को हम मैलिस भी बोलते हैं और ये ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है। एनविल को हम इंकस भी बोलते हैं जो कि मिडल ऑफ द बोन्स प्रेजेंट होती है। स्टिरप जो है हम उसको स्टेपिस भी बोलते हैं, जो कि अटैच होता है किसी मेम्ब्रेन कवरिंग के साथ, और ओपनिंग इसकी होती है, मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग होती है, जो कि मिडल ईयर के साथ कनेक्ट करती है किसको, इनर ईयर के साथ, उसकी ओवल विंडो के साथ कनेक्ट करती है। फिर वाइब्रेशन जो है ईयर ड्रम की, वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम जो है वो ट्रिगर करता है उन वाइब्रेशंस को बोन्स के थ्रू। क्योंकि इन बोन्स के साइजेस, शेप और पोजीशन डिफरेंट होती है, तो जो फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन होती है वो इंक्रीज करती है विद द टाइम, उस टाइम तक बढ़ती रहेगी जब तक वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन फोर्स है, ये किस लिए नेसेसरी है, ताकि एनर्जी ऑफ द साउंड वेव को ट्रांसफ़र किया जा सके उस फ्लूइड के साथ इनर ईयर की तरफ। उसके बाद इनर ईयर आ जाता है।
इनर ईयर बेसिकली क्या होता है, इसमें इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स होते हैं। इसमें एक चैम्बर होता है जिसको हम कोक्लियो बोलते हैं, स्नेल शेप्ड चैम्बर होता है ये, जो कि हेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड वाइब्रेशंस उन बोन्स से मिडल ईयर ट्रांसफ़र होती हैं और टू द फ्लूइड्स ऑफ द कोक्लिया तक पहुंचती हैं। फिर इनमें टाइनी सेंसर्स होते हैं जिनको हम हेयर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कोक्लिया की कवरिंग को कवर किया होता है, वो कन्वर्ट करते हैं वाइब्रेशंस, कौन सी वाइब्रेशंस को, वो जो साउंड वेव वाइब्रेशंस आ रही हैं उनको कवर करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, और वो ट्रांसमिट होंगी ऑडिटरी नर्व के साथ हमारे ब्रेन की तरफ। इसमें एक और फ्लूइड फिल्ड चैम्बर भी होता है इनर ईयर में, जिसमें 3 ट्यूब्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, या इसको हम वेस्टिबुलर लैबिरिंथ भी बोलते हैं। इनमें जो हेयर सेल्स होते हैं ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, ये उस मोशन को डिटेक्ट करते हैं, उस फ्लूइड की मोशन को डिटेक्ट करते हैं जब हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। फिर ये जो है कन्वर्ट करते हैं उस मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि फिर वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू ब्रेन तक ट्रांसफ़र होती है। और ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये इनेबल करती है हमें एक सीधे पोस्चर में खड़ा होने के लिए। हम बेसिकली जो सीधा खड़े हुए हैं, ये हम उस फ्लूइड की वजह से खड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारा बैलेंस है। अगर फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा इनर ईयर से, तो वो फिर उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगी और आप स्ट्रेट पोस्चर में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जब आप कोई इस तरह की गेम खेलते हैं जिसमें आपने चक्कर लेने होते हैं या आपने रनिंग करनी होती है इस डायरेक्शन में कि आपको गोल गोल घूमना पड़े, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। वो बेसिकली यही फ्लूइड होता है जो इनर ईयर में पाया जा रहा होता है। फिर ट्रैवलिंग टू द ब्रेन, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब ट्रैवल करेंगी ऑडिटरी नर्व से और पास ऑन करेंगी उससे, मतलब उस सारी वाइब्रेशंस को कहाँ पे, डिफरेंट प्रोसेसिंग सेंटर्स पे। तो सिग्नल्स जो हमें राइट ईयर से आ रहे हैं वो ट्रैवल करेंगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, जो कि टेम्पोरल लोब में लोकेटेड है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे। और सिग्नल्स जो हमें लेफ्ट ईयर से आ रहे हैं वो ट्रैवल करेंगे राइट साइड ऑफ द ब्रेन की तरफ। और ये ऑडिटरी कॉर्टेसेस जो है ये बेसिकली प्रोसेस करेंगे उस, या इंटरप्रेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को जो साउंड से रिलेटेड हमें आ रही है, और फिर कंपैरिजन होगा, एनालिसिस होगा उन सारे सिग्नल्स का जो कि ब्रेन तक पहुंचेंगे, और ब्रेन उन साउंड्स को डिटेक्ट करेगा, एनालिसिस करेगा, और सब कुछ साउंड्स ऐसी होंगी जो कि बैकग्राउंड नॉइज़ होगा उसको वो सप्रेस करवा देगा, और जो साउंड हमने सुननी होगी, परसीव करनी होगी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, उस साउंड को हम सुन सकेंगे। तो ये बेसिकली था हमारा हेयरिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। होप सो कि आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर कोई इशू है, कुछ बातें आपको नहीं क्लियर हुई, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और कुछ